बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 3-4 वाक़यात ऐसे हो रहे हैं पाकिस्तान में जो मुस्तक़बिल के मामलात का रुख़ तय करेंगे, और अगरचे उनका फ़ौरी नतीजा ऐसा नहीं हो सकता जिसकी हम कोई पेशगोई कर सकें, लेकिन वो अपनी नौइयत में अहम है और पाकिस्तान में इससे पहले इस शिद्दत का एहतजाज देखने भी नहीं आया था। इन मामलात का ताल्लुक़ अदलिया और मीडिया से है। और तीसरा जो मौज़ू है हमारा वो ये है कि पीडीएम का अहजा हो गया है, लेकिन अब उसमें उसके सामने क्या रुकावटें हैं और उसकी फ़ेवर में क्या चीज़ें हैं और उसकी मुश्किलात क्या हैं, ये चीज़ें देखना होगी। लेकिन पहले ये बात कि गवादर में चीनी शहरी पर एक और हमला हुआ जिसमें एक चीनी शहरी ज़ख्मी हो गया, जो चीन का वर्कर था। गवादर पोर्ट की जो वर्क फोर्स है उसका सीनियर मेंबर था। 2 बच्चे शहीद हुए। इस पर जो एहतजाज हुआ है, चीन ने एहतजाजी बयान दिया है, वो बड़ा मानेखेज़ है। इससे पहले सिफारती तारीख़ में किसी सफारत खाने ने ऐसा बयान नहीं दिया। और नाज़रीन, आप ये जानते हैं कि सफारत खाने का बयान दरअसल उस मुल्क के महकमा ख़ारजा का बयान होता है, बल्कि उसे वसी तर मानों में देखा जाए तो वो उस मुल्क का बयान होता है। सफ़ीर की गैर रस्मी गुफ्तगू दफ्तर ख़ारजा की तर्जमानी नहीं करती, लेकिन उसका बयान दफ्तर ख़ारजा की तर्जमानी करता है, क्योंकि ये बयान उसने ख़ुद ही लिख कर ख़ुद ही आगे जारी नहीं कर देना, बल्कि इसकी मंजूरी चीन की वज़ारत ख़ारजा से ली जाती है। और न सिर्फ ये है कि मेरे ख़्याल है कि मंजूरी के बजाय ये चीन की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से चीनी सफ़ीर को हिदायत आई होंगी कि इस तरह का बयान आपने जारी करना है। बयान में ज़ुबान जो है लबो लहजा वो एहतजाज का है कि चीनी सफ़ीर चीनी शहरियों की हिफाजत का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, ये इंतज़ाम किया जाए और बड़ा अफसोसनाक सानिया है। तो बैन सतूर एहतजाज है, लेकिन जो वाज़ेह फ़िक्रा इस्तेमाल किया गया है वो इससे पहले किसी सफ़ीर ने इस्तेमाल नहीं किया। चीनी सफ़ीर ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल शदीद हद तक ख़राब है। यानी एक्सट्रीम का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन सीवियर और एक्सट्रीम दोनों शिद्दत के हिसाब से एक ही लफ्ज़ माना रखते हैं, और उसका तर्जुमा यही बनता है कि इंतहाई ख़राब हैं या शदीद ख़राब हैं। तो ये बात, ये तमगा इमरान खान ने पाकिस्तान को लेकर दिया है, क्योंकि पिछले 3 बरसों में अमन व अमान की हालत सिर्फ चीनी हवाले से नहीं, ओवरऑल मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में चोरी, डकैती, अगवा बरतावान, कत्ल, बच्चियों का कत्ल, बच्चियों के साथ रेप, औरतों के साथ रेप, औरतों को जिंदा जलाना और 100 तरह के जराइम हैं, जिनमें माजी के बरक्स कई गुना इजाफा हुआ है। इससे पहले पूरी हिस्ट्री देख लें, गुने के हिसाब से इजाफा कभी नहीं हुआ। ये कहा जाता रहा था कि माजी के मुकाबले में इस साल 10% इजाफा हुआ, 5% इजाफा हुआ, ये शरह रहती है। और ऐसे दौर भी आए हैं जब माजी के मुकाबले में 10%, 15% जराइम कम हो गए। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान में जराइम गुना के हिसाब से बढ़े। मतलब ये है कि 500-600% तक इजाफा हुआ है बाद जराइम में। पिछले हफ्ते जो पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी, पंजाब पुलिस की जो दादो-शुमार का डाटा लेकर ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि पंजाब में सिर्फ 6 महीने के दौरान 700-800 बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इससे पहले हम ये खबरें हफ्ते में 2 या 3 बार पढ़ते थे, जिसका मतलब है कि एक 6 महीने में मैक्सिमम 15 या 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 वाक़यात ऐसे हो सकते होंगे। लेकिन इस मरतबा 700 के करीब गिनती थी। राउंड फिगर हम कर लें तो 700 का मतलब ये है कि हर महीने तकरीबन 90 वाक़यात बच्चों से ज़्यादती के, रोज़ाना 3 या 4 वाक़यात। तो डकैती, मर्डर की शरह आप देख लें, और औरतों के साथ जो हो रहा है वो देख लें, हुल्लड़बाजी है जो वो देख लें। तो ये सिफारती तारीख़ में ये पाकिस्तान को पहली मरतबा, इससे ये अंदाज़ा होता है कि चीनी हुकूमत पाकिस्तान से किस हद तक खफा है, नाराज़ है। और इस बयान का दूसरे लफ्ज़ों में हम ये तर्जमा कर सकते हैं कि चीन ने पाकिस्तान की हुकूमत पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है। ये तमगा जो है ये इमरान खान को मिला है। नाज़रीन, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं अगले मौजू की तरफ आऊँगा। मुख्तसर तौर पर तो मीडिया का कि ये जो मीडिया अथॉरिटी बनाने जा रही है गवर्नमेंट, इसका कानून कौमी असम्बली से पास कराना चाहती है, और उसे यकीन है कि पीपल्स पार्टी को कोई ना कोई फ़ोन आ जाएगा और उसके अरकान जो हैं वो इसके हक़ में वोट दे देंगे। इस तरह वो इस कानून को मंजूर करा लेगी। इस कानून के बाद मीडिया का जो गला पहले ही चोक हुआ है वो मज़ीद बंद हो जाएगा और मीडिया अमलन ख़त्म हो जाएगा। ये चीन का, ये शुमाली कोरिया का मीडिया बन जाएगा, जिसमें हुकूमत के अलावा
किसी की कोई खबर नहीं छप सकती। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि अपोजिशन अंडर प्ले हो रही है। टीवी पर रियल टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी दिखा दी जाती है, लेकिन वो भी अधूरी इस तरह कि इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसी अपोजिशन लीडर की, उधर से कोई सूबाई वजीर या तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है मीडिया के सामने बाकायदा प्लानिंग के तहत। जैसे ही उनको पता चलता है कि शायद खान अब्बासी या शहबाज शरीफ या कोई अपोजिशन का और लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो वो साथ ही पंजाब हुकूमत का कोई तर्जमान मीडिया के सामने आ जाता है और मीडिया तस्वीर फिर दोनों की दिखाता है, लेकिन आवाज़ सिर्फ पंजाब हुकूमत के तर्जमान की दिखाता सुनाता है और अपोजिशन का ये दब जाता है। अगर किसी दिन इत्तेफाक से कोई तर्जमान को होश ना आया हो तो वो फिर अपोजिशन लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा टाइम दिखा दी जाती है। लेकिन इसके अलावा अखबारात में आप देख रहे हैं कि ऐसी खबरें जो गवर्नमेंट के लिए बदमज़गी का बास हो, चाहे वो माशी हालात के इशारे हों, चाहे वो अमन अमान के इशारे हों, चाहे वो करप्शन के इशारे हों, वो जगह नहीं पाते। उनकी तरदीद जगह ज़रूर पा लेती है, लेकिन जिस तरह पिछले दिनों ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि इमरान खान के दौर में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो खबर दबा दी गई और उसके बजाय तमाम चैनल्स ने शहजाद गुल का ये बयान नशर किया कि ये पुराने अदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट है। हालांकि पुराने अदाद-ओ-शुमार नहीं थे, अदाद-ओ-शुमार बिल्कुल नए थे, लेकिन उसने ये बयान जानबूझकर दे दिया ताकि बात मामला कंट्रोवर्सी की तरफ चला जाए और अपोजिशन फिर सफाइयाँ देती रही कि नहीं जनाब ये तो ताज़ा अदाद-ओ-शुमार है, हवाले दिए उन्होंने, लेकिन फिर वो बात ज़ाहिर है ख़त्म हो जाती है। तो ये मीडिया की हालत पहले ही दबी हुई है। इस वक्त जो ऑर्डिनेंस आ रहा है जिसके बाद ये अथॉरिटी बनेगी, उसके बाद सोशल मीडिया तो वैसे ही डेड हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर व्लॉग करना मुमकिन नहीं रहेगा, नामुमकिन हो जाएगा। ये नहीं कि मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। और ट्वीट जो हैं वो भी हुकूमत के कंट्रोल में चले जाएंगे। जो ट्वीट फिर भी किसी न किसी तरीके से कर देंगे उनको सज़ा होगी, 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा, 5-7 साल कैद होगी। तो ये बस इसकी कसर रह जाएगी कि उसको सज़ाए मौत नहीं होगी। ये बहरहाल इमरान खान की रहमदिली होगी कि वो अपने मुखालिफ खबरें देने वालों को सज़ाए मौत नहीं देगा, बाकी सारा काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इस पर प्रेस की तंजीमों ने, मीडिया की तंजीमों ने ये एहतजाज का ऐलान किया है और वो पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा करेंगे। जब ये मुश्तरका इजलास होगा, वो जब डेंटल सर्जन खिताब फरमाएगा तो उस खिताब के मौके पर ये वहाँ धरना देंगे और धरने के अलावा ये तहरीक आगे चलेगी। इसके अलावा अखबारी मालकान, मीडिया मालकान की तंजीम ने भी आज अखबारात में क्वार्टर पेज के इश्तहारात छपवाए हैं कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, ये मीडिया का गला घोंटकर मीडिया को ख़त्म करने के मुतरादिफ है और जमहूरियत को इससे सख्त नुकसान पहुँचेगा। बात तो उनकी सही है आखिरी फिक्रे के सिवा कि जमहूरियत को सख्त नुकसान क्या पहुँचेगा। जमहूरियत तो पहले ही नुकसान ज़दा हो चुकी है और ये जमहूरियत नहीं है बल्कि ये सिलेक्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए सहाफ़ी किस हद तक इसमें मुअस्सर किरदार अदा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमने पहली मरतबा देखा है कि बहुत सारे सहाफ़ी कहलाने वाले हजरात ख़रीद लिए गए हैं और कई तंजीमों पर भी हुकूमत का दबाव है। लेकिन मजमूई तौर पर प्रेस क्लब की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेस क्लब की अक्सरियत ने, बल्कि तकरीबन सब के सब ने हुकूमती मैसेजेस मुस्तरद कर दिए और पेशकश भी मुस्तरद कर दी और इस आर्डीनेंस की मुखालफत का ऐलान किया। तीसरा मसला अदलिया का है जो गूना गूँ जिस पर यानी उसमें वो मल्टी डायमेंशनल कह लें, उसमें कई पहलू हैं और उन पर बात करना भी आसान नहीं, क्योंकि तौहीन अदालत की दफ़ा किसी भी फ़िक्रे पर लग सकती है जो आपने गैर मुताद तरीके पर अदा किया हो। हुकूमती पार्टी के लिए अलबत्ता मामला और है, वो उनका मामला चल जाता है। पिछले दिनों जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कई चीज़ें मीडिया पर आई हैं, तो खैर इस बहस में हम नहीं जाते। अदलिया का मसला, एक तो सुप्रीम कोर्ट में मेरिट के ख़िलाफ़ वकला हज़रात के मुताबिक मेरिट के ख़िलाफ़ जो तकर्रियाँ हो रही हैं उनकी मुज़ाहमत का फ़ैसला किया पाकिस्तान बार कौंसिल ने। कराची में कल जो लॉयर्स कन्वेंशन हुआ जिसकी खबरों का बिलअमूम मीडिया ने ब्लैकआउट किया, कोई खबर नशर नहीं होने दी, एक आध टिकर शायद चला, लेकिन वो खबर बिल्कुल उसमें बड़ी सख्त तकरीरें हुई हैं। हामिद खान ने भी की है, पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन जो बतौर रहनुमा के खासी सीनियर पोजीशन रखते हैं, अमजद साहब, उनकी तकरीर भी हुई, अली अहमद कुर्द की भी हुई और बड़ी दूसरी भी हुई और तकरीरें इतनी सख्त थी कि उनके अक्सर हिस्से मीडिया छाप ही नहीं सकता। बहरहाल उन्होंने चीफ जस्टिस पर भी तनकीद की और कुछ सख्त किस्म के फ़ैसले उन्होंने किए हैं। वो इस्तीफ़े का मुतालबा भी वो कर रहे हैं और इस्तीफ़े का मुतालबा करने के लिए वो पार्लियामेंट के आगे अगले महीने की 9 तारीख को धरना भी देंगे और इसके अलावा वो शायद वो रिट भी दायर करें और ये भी इतला है कि वो रेफरेंस भी दायर करना चाहते हैं
یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. سپریم کورٹ میں تعیناتیوں کے مسئلے پر بحران خاصا سنگین ہے، کیونکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ایڈہاک کے طور پر لایا جا رہا تھا. ایڈہاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نوکری کوئی پکی نہیں ہو سکتی تھی. عملاً انہیں بے اثر ہو جاتے. تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. گورنمنٹ نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ اگر یہ انکار کریں گے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ انکار کریں گے، تو انہوں نے فیصلہ بلکہ تیاری کر رکھی تھی کہ جیسے ہی یہ انکار کریں گے ان کو فارغ کر دیا جائے گا. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ بار کا دباؤ حکومت پر بہت زیادہ ہے. اور خود حکومت کے اندر، پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے، وہ الطاف حسین کے جو شاگرد ہے، الطاف حسین کا ڈپٹی فروغ نسیم، اس پر سخت تنقید کی ہے، اور عمران خان سے بھی کہا ہے کہ یہ تو آدمی ہمیں پھنسائے گا. پتہ نہیں پھنساتا ہے یا نہیں پھنساتا، لیکن بار کونسل کی مزاحمت جو ہے وہ لمبے اشارے دے رہی ہے اور معاملہ آگے تک جائے گا. اس سے پہلے پاکستان میں وکیلوں کی تحریکی بہت زیادہ کامیاب بھی ہوئی ہیں، کئی مرتبہ چلی ہیں، لیکن یہ تحریک جو ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ چونکہ ایک خاص نوعیت کی ہے، اس سے پہلے اس نوعیت کی ڈائریکشن نہیں تھی. یعنی اس کی تحریک کی زد میں صرف حکومت ہی نہیں آ رہی، بلکہ خود عدلیہ کا ادارہ بھی آ رہا ہے. اور پاکستان کے عوام میں، سوشل میڈیا میں، دانشوروں کے حلقے میں، سیاسی کارکنوں میں عدلیہ کا کردار جس طرح زیر بحث آ رہا ہے، وہ لگتا ہے کہ جیسے عدلیہ کو متنازع بنا کر رکھ دیا گیا ہے. حکومت نے بنایا یا کس نے بنایا، لیکن یہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہاں تک کہ بھٹو کی پھانسی کے متنازع اور متفقہ طور پر غلط فیصلے کے باوجود عدلیہ کا ادارہ متنازع نہیں ہوا تھا. تنقید کے زد میں ضرور آیا تھا، لیکن اس طرح متنازع نہیں ہوا تھا. اب ذرا پوزیشن مختلف ہو گئی ہے. ناظرین، تیسرا واقعہ، کل یہ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کچھ فیصلے کیے گئے جو ماضی میں نہیں ہوتے رہے. ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ 29 تاریخ کو کراچی میں جلسہ ہے، اس جلسے کو کامیاب بنایا جائے گا. اس کا اعلان تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ 28 تاریخ کو شیڈول بنایا جائے گا کہ کراچی کے جلسے کے بعد کہاں کہاں جلسے ہونے ہیں. اگر تو یہ جلسے مختصر وقفوں کے ساتھ ہوئے پھر تو یہ بہت مؤثر ہوں گے، لیکن اگر مہینے کا وقفہ دیا گیا تو پھر یہ جلسے اتنے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے کہ یہ اس مرتبہ لمبا وقفہ نہیں دیا جائے گا، اور یہ تقریباً ذہن بن چکا ہے کہ مختصر وقفوں کے بعد جلسے کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ایک وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اپوزیشن کو بھی عقل آ گئی ہے کہ حکومت کی کرپشن پر وہ وائٹ پیپر جاری کریں. وائٹ پیپر میں صرف کرپشن کا ذکر نہیں ہوگا، اور بھی کئی معاملات، بیڈ گورننس، دوسری نالائکیوں اور لوٹ مار، تباہ کن قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں، وہ سب زیر بحث آئیں گے. لیکن خاص طور پر جو زور دیا جائے گا وہ کرپشن پر ہوگا، اور یہ پاکستان میں اس سے زیادہ کرپشن کسی حکومت نے نہیں کی جتنی اس نے کی ہے. یعنی یہ اب تک تقریباً کئی ہزار ارب روپے کی کرپشن تو 8-10 اسکینڈلوں کی صورت میں آ چکی ہے، اور ابھی LNG کا پھر ایک اور گھپلا سامنے آ گیا ہے. یعنی اتنی بڑی مالیت کی کرپشن کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی تمام پوری جو تاریخ ہے، مجموعی کرپشن بھی اس کی کرپشن کے مقابلے میں کچھ نہیں. اور اتفاق یہ بات ہے کہ اس کرپٹ ترین حکومت کو ہمارے جو مہربان ہیں وہ صادق اور امین قرار دیتے ہیں. یہ جو وائٹ پیپر آئے گا یہ بہت اہم ہوگا، اور رائے عامہ بنانے میں، حکومت پر دباؤ بڑھانے میں بہت کردار ادا کرے گا. اور یہ معتبر خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وکلاء کی تحریک سے حکومت پریشان ہے، اور اب پی ڈی ایم کی تحریک، کی متوقع تحریک کا مسئلہ بھی ان کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بن گیا ہے. عمران خان کے پاس بہت طاقت ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اپوزیشن جلسے کرے گی تو کیا وہ ان کے خلاف ٹینک چڑھا دے گا یا ان پر بمباری کر دے گا؟ اس طرح تو ممکن نہیں ہے. کچھ چیزیں چلتی ہیں ایسی کہ ہر جگہ پر آپ ڈنڈا نہیں چلا سکتے. تو اب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ وکلاء کے علاوہ اس مسئلے پر بھی پریشان ہے. تو اب سامنے کی بات جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جو مستقبل کیا ہے. ایک حلقہ تو وہ ہے جو مایوسی کا اظہار کرتا ہے. سب سے پہلے ہم رکاوٹ کا ذکر کرتے ہیں، مشکل کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رکاوٹ. مشکل اور رکاوٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. مشکل یہ ہے کہ یہ وہ اپوزیشن ہے جو متحد نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کو ہم وسیع تر اتحاد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دو اہم پارٹیاں اس سے باہر ہیں. پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کر لی، حکومت نہیں، حکومت سے اوپر جو حکومت ہے اس کے ساتھ، تو وہ پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دے گی. جماعت اسلامی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مستقل اتحادی ہے، وہ بھی ساتھ نہیں دے گی. ان دو جماعتوں کے بغیر، اس کے علاوہ دوسری جماعتوں کو ہم اس وقت قابل ذکر نہیں سمجھتے سیاسی میدان میں، مثلا متحدہ قومی موومنٹ یا مصطفیٰ کمال کی موومنٹ. ANP تیسری نمبر پر قابل ذکر پارٹی جو اس اتحاد میں نہیں ہے. ان تین پارٹیوں کے نہ ہونے سے
अपोजिशन के वसी तरह इत्तेहाद होने का तसर जो है वो फौत हो गया है। अब ये अपोजिशन का एक इत्तेहाद है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये PNA की तरफ का इत्तेहाद है या MRD की तरफ का इत्तेहाद है। अच्छा, रुकावट क्या है? रुकावट ये है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ है और वो अपोजिशन को, आइन को, जमहूरियत को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि शाह खान अब्बासी ने ये कहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलात और मौजूदा बर्बादी का वाहिद सबब ये है कि 2018 के इलेक्शन चोरी किए गए और गैर आइनी और आइन का एहतराम नहीं किया गया, आइन पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये दो बुनियादी मुतालबात हैं, आइन का एहतराम सबसे बुनियादी, उसके बाद इलेक्शन चोरी का सद्देबाब। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये अहम मुतालबात हैं और इन दोनों इस्टेब्लिशमेंट जो है इन दोनों मुतालबात के ख़िलाफ़ हैं। आइन तो आपके सामने है कि माजी में आइन के बारे में क्या अल्फाज कहे जाते रहे। ज़िया-उल हक ने कहा था कि ये कागज़ का चीसड़ा जब चाहूँ उठाकर फेंक दूँ, और परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था मैं इसको मसल सकता हूँ, और उसने मसल कर दिखा दिया। जमहूरियत को नकली जमहूरियत कहते हैं और उनके नज़दीक जमहूरियत वो है जिसमें मुशर्रफ सदर हो या याह्या खान सदर हो या अयूब खान सदर हो या ज़िया-उल हक सदर हो, वो हकीकी जमहूरियत होती है। अब ये इमरान खान की हुकूमत है तो ये नीम हकीकी जमहूरियत है। हकीकी जमहूरियत तब होगी जब माजी का सिलसिला दोहराया जाएगा और अवाम वोट देकर जिसे मुंतखब करे वो होती है नकली जमहूरियत। तो वो नकली जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। तो इसमें ये एक मुश्किल है और ये एक रुकावट है। और आसानी क्या है? आसानी ये है कि अपोजिशन के पास पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 80-85% से ज़्यादा अवाम की हमायत है। इतनी ज़्यादा अवामी हमायत माजी में किसी इत्तेहाद को हासिल नहीं रही। ये अगर किसी को शक है तो वो इलेक्शन करा के देख ले, लेकिन वो इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक धांधली वाला हो ना वो हो जो 2018 में रात गए फरिश्तों के ज़रिए हाईजैक कर लिया गया था। आज़ादाना इलेक्शन कराए जाएँ तो पता चल जाएगा कि इस एलीट्स की पार्टी PTI को 10% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे और ये 10% पाकिस्तान में एलीट है। कुछ लोगों का ख्याल है कि एलीट क्लास 5% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मुशर्रफ के दौर में एलीट क्लास का दायरा फैला और इमरान खान के दौर में मज़ीद मुस्तकम हुआ। ये 10% ज़रूर है। तो ये 10% वोट तो इमरान खान को मिलेंगे, लेकिन बाकी 90% जो अवाम है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है। तो मैंने एहतियातन 80-85 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अपोजिशन को इतनी अवाम की हमायत हासिल है। जिस अपोजिशन इत्तेहाद को इतने ज़्यादा अवाम की हमायत हासिल हो तो उसके सामने तहरीक चलाने का मरहला बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उसके लिए उसे ज़रूरत होती है हिम्मत की और एनर्जेटिक होने की और मेहनत की। यानी मेहनत से मुराद है कि राब्ता अवाम मुसलसल हो, तो वो राब्ता अवाम मुसलसल हमने देखा है कि अपोजिशन ने नहीं किया है, इसकी कमी है। और दूसरी चीज़ चाहिए शख्सियात। तो शख्सियात के मसले पर हमें अपोजिशन थोड़ा प्रॉब्लम में नज़र आती है, क्योंकि एक अहम शख्सियत शहबाज शरीफ है। वो उनका किसी जलसे में जाना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन पर हुकूमत ने इतने ज़्यादा मुकदमात और इतने ज़्यादा रेफरेंस और इतने ज़्यादा नोटिस जारी कर रखे हैं कि जैसे ही वो मुतहर्रक होंगे, अव्वल तो वो खुद ही मुतहर्रक नहीं होना चाहते, उनका मिजाज ही ऐसा नहीं है। एजिटेशन की सियासत, अवामी सियासत करने का उनका अंदाज़ ही नहीं है। अगर वो करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए शहबाज शरीफ को आप माइनस कर लीजिए। शहबाज शरीफ के साथ ख्वाजा आसिफ हैं, वो भी माइनस कर लें, क्योंकि वो एक तो बीमार हो चुके हैं और वैसे भी उनकी जो सोच है एंटी नवाज शरीफ हो गई है और वो अपोजिशन की तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन के पास आदमी नहीं है। मरीम नवाज़ है और उससे ऊपर मौलाना फजल रहमान है और नीचे सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हर जगह उनके पास मुकर्रीन की ऐसी खेप मौजूद है जो किसी भी जलसे को कामयाब कर सकती है। तो ये एक हिम्मत की ज़रूरत है। अगर ये हिम्मत करेंगे तो इनकी मदद होगी। और मदद क्यों होगी? क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात अब काबू से बाहर हो चुके हैं। गर्दशी कर्ज़े 3 गुना बढ़ गए हैं, करंट अकाउंट खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ख़ुद इमरान खान ने परसों कहा कि ये बेकाबू होता जा रहा है, अपनी मुशीरों की इजलास में कहा, जिसकी खबर रोज़नामा एक्सप्रेस ने छापी है, परसों के अखबार में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सरहदी हालात हैं वो भी इस बात की फेवर करते हैं कि पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को बहाल किया जाए। तो ये अपोजिशन के लिए एक सहारा ये भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर अपोजिशन का रास्ता आसान भी कर देती हैं, लेकिन अपोजिशन को इत्तफाक राय करना होगा कि वो मेहनत करेगी। ये नहीं कि 3 महीने पहले ऐलान किया कि कराची में जलसा होगा, फिर उस जलसे को मुलतवी करने का ऐलान किया गया, फिर उस जलसे को मनसूख ही कर दिया गया, फिर कहीं जाकर ये दोबारा 29 की तारीख दी गई और अब 29 नज़दीक आ रही है, यानी आज 23 हो गई।
तो 6 दिन के बाद कराची का जलसा है। इस जलसे से हालात का रुख वाज़ेह तौर पर मुतय्यन हो सकता है। अगर अपोजिशन फैसला कर ले कि वो राब्ता अवाम मुहिम को तेज़ करेगी, गिरफ्तारियों से नहीं डरेगी। PNA की तहरीक गिरफ्तारियों से नहीं डरी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि सफ़े अव्वल की सारी क़यादत गिरफ्तार होने के बाद सफ़े दोयम की क़यादत सफ़े अव्वल की जगह पर आ गई, वो भी गिरफ्तार हो गई। तो तीसरे नंबर पर जो लाइन थी वो पहले नंबर पर आ गई। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और तहरीक का ज़ोर टूटा नहीं बल्कि दिन ब दिन बढ़ता गया। और इसी तरह तहरीकों में होता है पूरी दुनिया में, गिरफ्तारियों से डरे बगैर इनको तहरीक चलाना होगी, वरना इस मुल्क का बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुल्क बचाने वाली कुव्वत दुनिया में एक ही होती है, वो होती है आइन। और अगर आइन कमज़ोर पड़ गया, जो पड़ गया है बल्कि मुअत्तल ही हो गया है, तो फिर मुल्क के बचाने की गारंटी कौन देगा? तो ये गारंटी अवाम दे सकते हैं और ये PDM दे सकता है अगर वो चाहे। तो नाज़रीन, ये गुज़ारिशात थी और इंशाअल्लाह PDM की तहरीक के हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात के साथ मैं अगले व्लॉग में मरूज़ात पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।